तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों का कुछ कन्फ्यूज़न आया था। आज हम लोग और उसको डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं चीज़ों को, ग्रेविटेशन या मैकेनिक्स के बारे में, तो आपने जाना होगा कि मैं इस कलम को अगर नीचे छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, तो ये फीलिंग आती है हमें। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से चूंकि उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से थोड़ी सी कम फीलिंग आएगी। लेकिन यकीन मानिए कि मैं इसमें भी फीलिंग दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप सिर्फ घबराइए मत। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, फिर एक बार हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। दो बातें हम लोग जाने हैं, पोटेंशियल और फील्ड, पोटेंशियल और फील्ड। फिर एक बार जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा था कि क्यू चार्ज है मानते हैं, ठीक है ना, आपके पास क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज, एक कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू है। तो हम मानते हैं कि कैपिटल क्यू फिक्स्ड है और स्मॉल क्यू क्या है, फिक्स्ड नहीं है। एक को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज और एक को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या है ना कि दोनों के बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने r मान लिया। तो जो फॉर्मूला है, कूलम ने क्या दिया था, F, E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप ग्रेविटेशन में क्या पढ़े हैं, Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, K, यहाँ पे क्या है, Q। याद रहे कि दोनों के बीच जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे उनके सेंटर्स से लेंगे। ठीक है ना, K कैपिटल Q स्मॉल q ओवर r स्क्वायर। ये मैंने शायद इससे पहले बताया था। K कांस्टेंट है, जस्ट आपको याद रखना है कूलम ने लॉ दिया। जैसे न्यूटन ने लॉ दिया था, उन्होंने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। एग्जैक्टली वैसे G के जगह वहां K है। आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा वो मीडियम पे डिपेंड करेगा और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज, ये जो K है ना, ये K का वैल्यू अलग अलग होगा, अलग अलग मीडियम के लिए, और यहाँ G का वैल्यू सारे मीडियम के लिए सेम होगा। इसीलिए इसका क्या नाम था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, कुछ आपको इस पे ज्यादा सोचना नहीं है। आपको जस्ट याद रखना है कि डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स घटते जाएगा। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। और वो फार्मूले में m1 m2 था, इस फार्मूले में q1 q2 है। हमने एक कैपिटल Q लिया, एक स्मॉल q लिया। ठीक है, अब ये कैपिटल Q सोर्स का मतलब ये फिक्स्ड मानेंगे, इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। इतना ज्यादा होगा कि ये उसको डिस्टर्ब कर सकता है, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अलग बात है, फोर्सेस का वैल्यू सेम है। चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बताइए Q चार्ज पर जो स्मॉल वाला Q है उस पर कितना फोर्स लगा, बताइए। Q पर कितना लगा, Fe। तो एक पर कितना लगा, एक पर लगेगा हमारा Fe बटे Q। एक मतलब क्या है ना, ये +1, +1 का मतलब क्या हो गया बताइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वैसे आपको पूछेगा नहीं, बट ये जानने की जरूरत है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रहे कि कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा टेस्ट चार्ज Q था, Q चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा था, Fe मतलब Q by r स्क्वायर। और यहाँ पे कितना लग रहा है, Fe मतलब Q by r स्क्वायर बटे Q और Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा क्या बचेगा, K कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर। तो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स निकल के आया इस चार्ज के द्वारा इस छोटे से चार्ज पर, वो कितना आया, Q by r स्क्वायर। फिर मैं कहूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, Q चार्ज पर Fe लगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना लगा, Q ओवर r स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने का मतलब ये है, उसको मेजर कैसे करेंगे कि फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। फिर मैं कह रहा हूं Q पर F लगा तो एक पर F बटे Q होगा। ये होगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये कितना आएगा, KQ बटे r स्क्वायर। देख रहे हैं ना, KQ ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर। यहाँ पे लग रहा है कि स्मॉल q पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अगर इस फॉर्मूले को अगर आप फर्दर आगे लेके बढ़िएगा तो वो स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो आपको समझ आ रहा है कि जितना ज्यादा सोर्स चार्ज का वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन किया गया, याद रहे मैथमेटिकली है कि यहाँ पे हमने +1 लिया, एक पर कितना, तो एक क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव यूनिट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कूलम में लीजिएगा तो 1 कूलम चार्ज, जैसे बहुत बड़ा है लेकिन एक जो भी हम उसका यूनिट लेंगे वो 1 लेंगे। आपको न समझ आए तो आराम से पूछ सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस बड़े वाले दैट इज सोर्स चार्ज के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ आ रही है? किस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिपेंड करता है कि आर का वैल्यू कितना होगा। मेरी बात समझ, आर बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। तो ये आप याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, आपको बाद में समझ आएगा। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हम लोग सीखते जाएंगे, कॉपी कर लें आप। इससे आपको फिर मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, आपको जहां हो बिला झिझक पूछ लें। मैं चाह रहा हूं कि आपको इतनी गहराई में पढ़ा दूं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में पूरी तरह फीलिंग आए। मेरी बात समझ आ रही है? मेरा जो मकसद ये है कि आपको फीलिंग आए। क्या है? फीलिंग आए। अब क्या है, मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या पढ़ाया था, मैंने बोला था कि क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए जो काम करना पड़ा वो कितना काम करना पड़ा, W। तो एक के लिए कितना करना पड़ेगा, W/Q। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे भी क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका सिंबल क्या था, V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। मेरी बात समझ आ रही है? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में किसी फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रही है? और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, और हम लोग मानते हैं अभी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको याद रखना है अभी। और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अब देखिए मैं अगर बात करूं, इसको मिटा दूं, ठीक है ना। अभी मैं बात करता हूं, जस्ट एज्यूम, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। जस्ट एज्यूम कि हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना। एक बात और, छोटी सी बात जान लें, मैंने क्या बोला कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स में क्या क्या बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। फिर मैं कह रहा हूं बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। आपको नई नई चीज नजर आएगी लेकिन बिल्कुल सिंपल है। और अगर आप जस्ट फॉर्मूला और याद करके आगे बढ़े तो शायद आपको आसान लगे, लेकिन उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल मजा आने वाला नहीं है। तो हमारा क्या मकसद है कि हम लोग मजे लेके पढ़ें। कैसे पढ़ें, मजे लेके, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बताइए, मानते हैं मैं प्लस क्यू मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ये क्यू नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमने बोल दिया कि एक ऐसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट चार्ज है, ऐसा नहीं कि इसका साइज बहुत बड़ा है, छोटा सा चार्ज है। मानते हैं पॉइंट क्या है मैं बताऊंगा आपको। इतना याद रखना है कि इसका साइज इतना ज्यादा नहीं कि इसको हम पॉइंट मान सकते हैं। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव +1 लेके आया, इसमें प्लस लिख रहा हूँ अभी, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, इसको मैं फिक्स मानता हूँ। वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा बताइए, रिपल करेगा। और ये कैसा चार्ज है, +1 मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मानूं सोर्स में, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर रहा है, वो बाहर की तरफ पुश कर रहा है। यहां पे अगर होता तो क्या करता, इधर पुश करता। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो जाए उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। किधर होगा, मतलब वहां से निकलता हुआ होगा।
उसके आसपास जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमने डिफाइन ही किया इलेक्ट्रिक फील्ड को कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें, वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पुश करेगा, दैट इज वो बाहर की तरफ धकेलेगा, फोर्स लगाएगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। दैट मींस कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बाहर निकलती हुई होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो फील्ड है ना, ये एक लाइन है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। आप कहिएगा लाइन, कैसे लाइन आएगा, ये कल्पना करते हैं हम लोग, इमेजिन करते हैं। जैसे मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ। तो एक तो लाइन होगी ना, उसको ग्रेविटेशनल लाइन उसका नाम रख सकते हैं, तो उसका नाम हमने क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसको कैसे डिफाइन किए कि पॉजिटिव चार्ज को रख के देखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और जितना लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरी बात समझ आ रही है। आप सारी चीजें भूल जाइए, आपको जस्ट याद रखना है कि मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो भी हमारा चार्जेस आसपास है उसकी वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और जितना लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। अब ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बताइए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करता, वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता। दैट इज, एक बात और समझ आई कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। मेरी बात समझ आ रही है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ, और बाहर की वजह से क्या होगा, गलत कह दिया मैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, इनवर्ट, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, बाहर होगा। सिर्फ प्लस क्यू होता तो क्या होता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को क्या करता, रिपेल करता। मेरी बात समझ आ रही है। तो एक साथ दोनों भी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनडायरेक्ट नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से निकलता है, ऐसे आप बाद में देखिएगा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में एंट्री कर रहा है। अब ये ऐसे लाइन कैसे हुआ ये बाद में समझेंगे, इधर से जाएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से निकलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख के देखें तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख के देखें तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ये कैसे ऐसा होता है ये और बाद में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपको जस्ट याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव के अंदर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। आपको इतना याद रखना है अभी। और पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मानते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ कौन सा पोटेंशियल हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर हम पॉजिटिव को, वैसे पॉजिटिव क्या है, बड़ा है और नेगेटिव छोटा है, +5 और -5 में कौन बड़ा है, +5 बड़ा है और -5 छोटा है। अब क्या क्या यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव का प्लेट है मान लेते हैं, और ये नेगेटिव का एक प्लेट है, जस्ट एज्यूम, ठीक है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बताइए, रिपेल करेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक रिपेल कर रहा है और एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक ही तरफ फोर्स लगा रहा है। देखिए ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है, और दोनों एक ही तरफ। दैट मींस ये उधर ही भागना चाहेगा। तो एक बात समझ आई। और पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब ये बड़ा है, बड़ा ज्यादा पोटेंशियल, और ये छोटा पोटेंशियल, या बड़ा ज्यादा पोटेंशियल और ये कम पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल और ये कैसा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। हम मानते हैं कि पॉजिटिव, मानते हैं, आप चाहें तो इसको बड़ा मान सकते हैं, लेकिन हमने माना कि पॉजिटिव जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है, और जो नेगेटिव है वो क्या, लो पोटेंशियल है। और ये पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है आप बताइए खुद, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है दैट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लीजिए कि द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लिख लीजिए द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, और चार्जेस का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये जो चार्जेस फ्लो करेंगे तो अभी हमारा करंट आएगा, क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला,
मैंने एक सेंटेंस बोला चार्जेस का फ्लो तभी होता है, वो अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जस्ट मैंने क्या कहा कि चार्जेस फ्लो कर सकता है, अगर कोई भी फील्ड ना होता तो वो जितने स्पीड में होता उतने में चलते रहता, वो अलग डिस्कशन है। अभी आप ये जाने कि अगर ये फ्लो कर रहा है किसी फील्ड के अंदर, तो फील्ड के, ये फील्ड है ना, ये पॉजिटिव अपना फील्ड अपना बना के रखेगा, नेगेटिव अपना फील्ड बना के रखेगा। किसी फील्ड के अंदर अगर ट्रेवल कर रहा है कौन, चार्जेस, दैट मींस कि वो हाई पोटेंशियल से अगर लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है तो समझ जाइए वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा बताइए, इधर से पुश करेगा। मैं अगर इधर आ जाऊं तो क्या करेगा, पुश करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे करूं देखो तो पुल कर रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब इधर राइट लेफ्ट डायरेक्शन में, जो भी आप देख लीजिएगा, आप खुद देखिए क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक ही तरफ है। दैट मींस ये नेगेटिव किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज के प्लेस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर, अभी मैं नेगेटिव ही मानता हूं, तो नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो आपको क्या याद रहा बताइए, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्जेस फ्लो करता है दैट मींस कि देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उस दिन मैं छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा। वो क्वेश्चन है, आपके पास कौन सा बुक होना चाहिए, एससी वर्मा, एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है ना? क्वेश्चन है पेज नंबर 83 का। क्वेश्चन ये है कि अ नेगेटिव चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए, ध्यान से सुनिएगा, अ नेगेटिव चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए। रिलीज का मतलब है कि जस्ट हमने छोड़ दिया। जैसे मैं इस पेन को जस्ट छोड़ दूंगा तो कहां गिरेगा, रेस्ट से मोशन में क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, पुल है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वो नीचे चला जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी को अगर रिलीज करेंगे तो वो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा। याद रहे, अ नेगेटिव चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए मूव्स अलोंग द लाइन ए बी, ठीक है? पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 2, ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना? या आप जैसे भी लिखें, आपको लग रहा है तो ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ठीक? अब ए से बी तक एक नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। याद रहे, ए से बी की तरफ कौन फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। द पोटेंशियल एट ए इज 15 वोल्ट। यहाँ कितना वोल्ट है बताइए, 15 वोल्ट। उसके बाद क्या बोला, एंड इट वेरीज फ्रॉम अलोंग, वेरीज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्मली 15 के बाद 16, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक ज्यादा हो गया, कभी कभी कम हो गया, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है ना? जब इसको लेंथ में हम लोग देखते हैं कि इतना लेंथ है, लेंथ में तो 1 सेंटीमीटर में के बाद जो पोटेंशियल हुआ 1 वोल्ट बढ़ा, तो फिर हर 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट ही बढ़ेगा, तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो आप इतना जाने, ठीक है ना? ये 15 वोल्ट है, ठीक है ना? अब क्या है, नेगेटिव चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है, तो बी में क्या पोटेंशियल होगा? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा नहीं, क्या हो सकता है एक्चुअली, मे बी 10 वोल्ट, मे बी 10 वोल्ट। दूसरा बी, मे बी 15 वोल्ट, यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, मे बी 20 वोल्ट, मस्ट बी, मस्ट देखिए, मस्ट बी 15 वोल्ट। पहला ऑप्शन है मे बी 10 वोल्ट, मे बी 15 वोल्ट, मे बी 20 वोल्ट, मस्ट बी 15 वोल्ट। अगर यहाँ 15 वोल्ट हो जाता तो 15 वोल्ट 15 वोल्ट क्या होता बताइए आप, डिफरेंस ही नहीं है। जब डिफरेंस ही नहीं है तो वो कैसे ट्रेवल करेगा? मेरी बात समझ आ रही है? जब रिलीज करेंगे तो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो ये 15 वोल्ट है, ए से बी की तरफ अगर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज है तो जरूरी है कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होना पड़ेगा, और ज्यादा यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 20 वोल्ट। तो आंसर क्या होगा, मे बी 20 वोल्ट। हो सकता है कि मे बी 25 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 वोल्ट से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको हम एक चार्ज को रिलीज कर रहे हो, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को रिलीज करेंगे, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा, समझ जाइए वो लो पोटेंशियल से किधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल की तरफ। आपको बात समझ आ गई होगी। ये बहुत ही सही क्वेश्चन मुझे नजर आया, ठीक है ना? उस दिन मैंने कराया नहीं था, आज मैंने करा दिया। इतना आप कॉपी कीजिए, और आपको जहां समझ नहीं आए पूरी फीलिंग दिलाने की मैं कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल डरे ना, ठीक है ना? कॉपी कीजिए।
अब क्या होता है कि हमने अब ये सीख लिया कि कंडक्टर में भी अगर हम क्या करें, दो पॉइंट्स लें, हमारे पास कोई भी, जैसे ये पेन है, अगर ये आयरन का बना हुआ होता है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब इनके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे होते हैं, इसमें अगर हम क्या करें, हाँ बहुत सारी बातें वैसे जाननी है, आज डिस्कशन कर नहीं सकते और क्योंकि हम लोग ज़्यादा वक्त तक एक साथ अगर पढ़ाएंगे तो शायद आपको समझ ना आए। सैचुरेशन बोलते हैं इसको, कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आपको समझ तो आ रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये सिचुएशन आने से पहले मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम कोई भी कंडक्टर लें, एक कंडक्टर है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होता है ना कि बहुत ही रैंडमली वो ट्रैवल करता है। इसको मैं और बड़ा बनाता हूँ, आपको क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आपको समझ कम आ रहा है। ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है ना। कंडक्टर का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन अपने आप ट्रैवल करते जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। हाँ, एक बात जरूर है कि उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स की बात करूं और कंडक्टर की बात अगर करूं तो वो बहुत ज्यादा है, वैसे रैंडमली सारे के सारे मटेरियल में वो फ्लो करता है। कोई भी आप कंडक्टर लें, बैड कंडक्टर लें या सेमी कंडक्टर लें, उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली, उनकी उसकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है, बहुत हाई, ठीक है ना, 10,000 या 20,000 मीटर पर सेकेंड या ज़्यादा 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इतना जाने कि आपकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि अंदर के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला इधर टकरा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करता है एक दूसरे से टकरा के ऐसे आगे ऐसे फिर वापस ही आ जाता है। यूं समझ जाइए अंदर बहुत ज्यादा ही रैंडम एक स्पीड होती है। रैंडम मतलब पता नहीं कौन किधर जा रहा है, लेकिन वो फिर घूम के रिजल्ट जो है उसका वही होता है, जहां पे था वहीं पहुंच जाता है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव तो बहुत तेज करता है, उसकी स्पीड तो बहुत हाई होती है, रैंडम स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाता है, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है कि स्पीड तो बहुत ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्योंकि स्पीड का क्या फार्मूला है बताइए, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन, और वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है। तो मैं क्या कहा कि स्पीड इसकी बहुत ज्यादा, स्पीड क्यों ज्यादा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा बहुत दूर चला, मतलब उतने ही कम है, तो बहुत छोटा सा हमारा कंडक्टर 1 मीटर का या 2 मीटर का, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो इधर उधर इतना चला कि उसका डिस्टेंस कवर्ड बहुत ज्यादा हो गया और बहुत कम टाइम है, तो उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि जहां से चला था वहीं पे आके वो पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी चीजें अभी आप दिमाग में बैठाइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि करंट ठीक से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा अच्छे से अभी समझ आ जाए तो वो हम लोग बहुत स्मूथली इसके बाद चीज़ों को समझ सकते हैं। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। अगर एक बार में न समझ आए तो आप कई बार देखें, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो। चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बताइए, जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल कराना है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ट्रैवल करा था, लेकिन उसकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो नेट वेलोसिटी है या नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, जीरो है। लेकिन अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं क्या करूं कि यहां पे मैंने कोई एक कुछ डिवाइस लगा दिया जिसका नाम सेल, इसका नाम क्या है, सेल। सेल का मतलब क्या है कि आप यूं समझें कि ये छोटा ये बड़ा, या बड़ा का मतलब हाई पोटेंशियल और छोटा का मतलब लो पोटेंशियल। मैं एक बात बता दूं कि हमने जो भी कहा कि एक जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंटली अगर मेंटेन रखना है,
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द डिवाइस व्हिच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल कराने में मदद करेगा। पॉजिटिव होगा तो हाई से लो की तरफ और निगेटिव होगा तो लो से हाई की तरफ। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने क्या चाहिए, लो को हम निगेटिव दिखाते हैं और हाई को पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। अब बताइए निगेटिव है, ये हमारा वायर है, इस वायर में रेजिस्टेंस जीरो होता है। फिर एक टर्म आ गया रेजिस्टेंस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, ट्रैवल इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल करने के बारे में, जहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा कुछ। तो ये कंडक्टर, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, रुकावट है, इसमें मानते हैं कोई रुकावट नहीं। जहां पे कोई रुकावट नहीं है, जैसे थोड़ा सा मुश्किल है समझना, हम ये कह रहे हैं जहां से फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है अगर, तो बॉडी अगर चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड में तो वो चलते रहेगा जब तक फ्रिक्शन न लगे, ऐसा आप सुने होंगे। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। इसको हम वायर कहते हैं, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में जो रुकावट होती है वो शून्य होती है, जीरो होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराने में कोई दिक्कत नहीं। आप जस्ट भूल जाइए, आप यूं समझिए, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी कैसा पोटेंशियल होगा, निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। जितना वैल्यू यहाँ पे होगा उतना वैल्यू यहाँ पे होगा। आप बिल्कुल भूल जाइए। अब इतना समझिए, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या, पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ पे लो पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या, हाई पोटेंशियल है। तो आप समझिएगा कि क्या होगा, कि मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव एंट्री करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ आ रहा है। लेकिन आप अगर देखें इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव की बात करें, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब इधर धकेलेगा, और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उधर। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स वांट टू गो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन आप ये मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, जो ही इसको मिला ये वाला रीजन के इसको ये पुल कर रहा है, पुश कर रहा है और वो पुल कर रहा है, और ये फोर्स जो ही मिला और वो ट्रैवल करना शुरू हुआ और उसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई हो गई। स्पीड तो हाई थी, मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा नहीं कि उसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो गई, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई 1 सेकंड में वो चला गया 1 लाख किलोमीटर, ऐसा नहीं है। उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, स्पीड के बारे में मैंने पहले कहा था, रैंडम स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि अब ये जब ये यहाँ से निकलेगा, वापस यहाँ आने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसी तरह से निकल के वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव इसको क्या करके रखा है, पुश करके रखा है, और ये पॉजिटिव क्या करके रखा है, पुल करके रखा है, तो ये आने के बाद उसी रीजन में नहीं आ, उसी पॉइंट में, उसी लोकेशन में नहीं आ पाएगा जहां से वो निकला था। मेरी बात समझ आ रही है? तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कब? जब बाहर से क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो वो जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, बहुत हाई है। रैंडम स्पीड क्या है उसकी, बहुत हाई है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये चूंकि नेगेटिव इसको क्या करके रखेगा, पुश करके रखेगा, ये पॉजिटिव क्या करके रखेगा, पुल करके रखेगा, तो वो जिस लोकेशन से निकला था उस लोकेशन में वापस नहीं पहुंच पाएगा। दैट मींस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो थोड़ी सी वेलोसिटी हो जाएगी। वो जो थोड़ी सी वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। डिस्प्लेसमेंट ये 10 टू द पावर माइनस समथिंग मीटर पर सेकंड, मुझे एग्जैक्ट याद है -5 या -4, 10 टू द पावर -5 या -4 मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत कम स्पीड होगी। एक सेकंड में एक 10 पे, मतलब बहुत कम, 110 पे पावर -5, ये लगभग 0.01 मिलीमीटर पर सेकंड आएगा शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, एएमयू के एंट्रेंस में पूछा गया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बहुत हाई है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करें तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और उसमें कुछ वेलोसिटी छोटी सी मिल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। मेरी बात समझ आ रही है? इसको आप अच्छे से बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? और जिसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो हमारा कंडक्टर है, और जो इंसुलेटर है उसमें उतना भी नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी उनके इलेक्ट्रॉन्स का जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होता है, मतलब उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी होती है, जीरो ही होती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नॉन जीरो करने के लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने क्या जाना है
कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम चीज़ों को और जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने कम वॉल्यूम में किस में ज़्यादा है, किस में कम है, कंडक्टर्स में ज़्यादा होती है और इंसुलेटर्स में कम होती है। ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा रेसिस्टेंस वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और जब ये फ्लो करने लगेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्जेस जब फ्लो करेगा किसी क्रॉस सेक्शन से, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, हमारा करंट की बात आएगी। मेरी बात समझ आ रही है, किसकी बात आएगी, करंट की बात आएगी। जस्ट मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं किसके बारे में, करंट के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, करंट के बारे में। तो फिर हम लोग आराम से चीजों को आगे जानेंगे। ठीक है, अभी जस्ट आप मान लीजिए मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल आई है, पूरा नाम है इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप यूं जाने कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर से क्या फ्लो कराना है, हमें चार्जेस फ्लो कराना है। ठीक है, एक वायर है, उससे चार्जेस फ्लो कराना है, कुछ भी आप यूं माने। ठीक है, मानते हैं कि ये हमारा वायर है, इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से हमारा इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। मैंने बताया था ना कि Q बराबर NE, याद होगा। n क्या इंटीजर है या अभी नेचुरल नंबर माने। एक इलेक्ट्रॉन अगर रब किए थे ना, रब किए थे तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से 1e, 2 होने से 2e, 3 होने से 3e, 4 होने से 4e, 5 होने से 5e, 6 होने से 6e, 7 होने से 7e। ये चार्जेस जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेल, क्योंकि सेल ही क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। आप यूं समझे कि यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे हमारा एक सेल, इस तरह से एक स्विच होता है। ये सारी चीज समझेंगे। स्विच को जो ही हम लोग क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मतलब रास्ता को हमने क्या किया, बंद किया। बंद मतलब ये नहीं कि बंद हो गया, स्कूल बंद होने से अब पढ़ाई नहीं हो रही। यहाँ बंद होने का मतलब ये रास्ता यहाँ पे अब मिला, जिससे वो क्या कर सकेगा, ट्रैवल कर सकेगा। अब यूं जाने ये सेल है, क्या है ये सेल, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। इसके अंदर केमिकल्स हैं या जो भी है, ये कनेक्टेड है। जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव रखते तो इसे क्या होता है, पॉजिटिव को पुश करता और ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता, पुल करता। अब यूं समझ जाइए, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, पॉजिटिव किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन बैटरी सेल के अंदर किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, सारी बातें करेंगे। आप यूं समझ जाइए कि यहाँ से जो चार्जेस को लगातार क्या करने के लिए, कांस्टेंटली इसको चला के रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल की जरूरत पड़ेगी। सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, जिससे चार्जेस फ्लो करेगा। इसको अगर हम क्या करें, ऑफ कर दें, ऑफ करने का मतलब ओपन कर दिया। ओपन करेंगे इसका मतलब क्या है कि अब इसके पास रास्ता नहीं है जाने के लिए। रास्ता क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन मतलब वो रास्ता नहीं, ये रास्ता क्या हो गया, ओपन का मतलब अब इससे चार्जेस फ्लो नहीं कर सकता, मतलब करंट ब्लॉक हो गया, करंट नहीं हो सकता। करंट तभी हो सकता है जब चार्जेस फ्लो करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। स्विच क्या हो गया, ऑफ पोजीशन। अब ये कौन सा पोजीशन, ऑन पोजीशन। तो ऑफ का मतलब क्या हो गया, स्विच का मतलब, ऑफ का मतलब हो गया आपका ओपन और ऑन का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड। तो हम लोग क्लोज सर्किट की बात करें। क्लोज सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना। क्लोज सर्किट का डेफिनेशन ये है, कंटीन्यूअस एंड मतलब कंटीन्यूअसली अगर हमारा करंट क्या करते रहे, फ्लो करते रहे, और स्विच को क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करते रहेगा जब तक कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर पाए। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अभी ये सारी चीजें हैं, जो भी है ये थोड़ा सा सेटअप हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। हम इतना जान लेते हैं कि चार्जेस जब फ्लो करेगा किसी क्रॉस सेक्शन से, तो मानते हैं कि टी टाइम में, टी टाइम के लिए हम डेल टी टाइम, डेल टी मतलब टाइम इंटरवल की बात हो रही है, और चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसको हम डेल क्यू मान लेते हैं। आप क्यू भी लिख सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया तो एक में कितना करेगा बताइए, डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है ना। तो क्या हो गया कि इसी को यूनिट टाइम में जितना चार्जेस फ्लो करेगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर से किसी क्रॉस सेक्शन से होकर, इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। दरवाजे में मान लेते हैं कोई खड़ा है और वो देख रहा है कि एक एक सेकंड में 5 लोग निकल रहे हैं, तो 5 लोग पर सेकंड निकल रहा है। तो वहां निकलने का जो करंट हुआ वो कितना हुआ, 5 लोग पर सेकंड। मेरी बात समझ आ रही है। कोई खड़ा है, जो खड़ा है वो उसको मेजरमेंट कर रहा है कि कौन कितने एक एक सेकंड में कितने बच्चे वहां से निकल रहे हैं।
ठीक है, तो यूनिट टाइम में 1 सेकंड में या 1 मिनट में 1 घंटे में कितने चार्जेस उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है, इसको फॉर्मूला क्या, डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट करंट भी हो सकता है और ये वेरिएबल करंट भी हो सकता है। यूनिट मतलब टाइम इंटरवल सेम टाइम इंटरवल सेम चार्जेस अगर फ्लो करेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शन से अगर फ्लो करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म करंट बोलेंगे। तो अभी हम यूनिफॉर्म करंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ क्रॉस सेक्शन in unit time is called electric current और intensity of electric current। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। मेरी बात समझ आ रही है। और इसमें एक डायरेक्शन है, लेकिन तब भी इट हैज डायरेक्शन बट नॉट वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी। याद रहे कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो लेकिन उसमें क्या हो, लेकिन वो कैसा हो, स्केलर हो, तो उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेंसर। आप ये सब के लिए चिंता ना करें, मैं सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लें। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप यहाँ से 4 मीटर गए और इधर कितना गए, 3 मीटर, ये बार बार ये एग्जांपल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 स्क्वायर का 4 स्क्वायर का रूट, ये 5 मीटर होगा। ये 90 डिग्री टर्न किया, पर 4 और 3 7 हुआ क्या, नहीं हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये कि एंगल पे भी डिपेंड करेगा। इसका जो एडिशन है, समेशन है, ये 4 मीटर और 3 मीटर 5 मीटर हुआ, ये एंगल 90 डिग्री हुआ, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो आप देखिएगा 4 एम्पियर मतलब हर एक सेकंड में 4 कूलम करंट फ्लो कर रहा है, और इधर से कितना आ रहा है बताइए, 3 एम्पियर। एम्पियर का मतलब कूलम पर सेकंड, हर एक सेकंड में 3 कूलम, हर एक सेकंड में 4 कूलम। यहाँ आया और यहाँ पे हमारे पास वायर है, तो बताइए यहाँ पे चार्जेस रुक जाएगा तो फिर तो करंट ही नहीं होगा। अगर ये रुकेगा नहीं तो ये सारा करंट इधर से जाना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में 4 कूलम आ रहा था, 1 सेकंड में 3 कूलम आ रहा था। जैसे इधर से पानी आ रहा था 1 सेकंड में 5 किलोग्राम, इधर से आ रहा था 3 किलोग्राम, तो इधर से कितना जाएगा, 8 किलोग्राम जाएगा। तो यहाँ 4 कूलम आ रहा था, यहाँ 4 कूलम आ रहा था, यहाँ 3 कूलम आ रहा था, यहाँ से कितना निकलेगा बताइए, 7 कूलम पर सेकंड या 7 एम्पियर। दैट मींस यहाँ जो 90 डिग्री हुआ इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन की वजह से, मतलब यहाँ जो 90 डिग्री इस एंगल की वजह से इसके समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। वो कैसे, देखिए मैं अगर बात करूं ये 4 एम्पियर है और ये हमारा 3 एम्पियर इधर निकल गया, तो बताइए 4 एम्पियर आ रहा था, 3 एम्पियर निकल गया इधर, तो इधर कितना बचा, 1 एम्पियर बचा। मेरी बात समझ आ रही है। इसका मतलब डायरेक्शन को चेंज कर देने की वजह से यहाँ पे फर्क पड़ा, बट एंगल की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 3 एम्पियर इधर कर दूं तो क्या इस 1 एम्पियर में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दैट मींस के इलेक्ट्रिक करंट में जो है डायरेक्शन वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका एडिशन में उसके एंगल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकंड, एम्पियर। ये इसमें डायरेक्शन है और डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो कि इसका जो एडिशन है वो अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। ये सारी बातें हैं। मेरी बात समझ आ रही है। और हम लोग क्या जाने कि पॉजिटिव चार्ज, हम लोग अभी कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। कौन सा करंट की बात करेंगे बताइए। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत है, सारा का कंक्लूजन मैं एक साथ दूंगा। फिर कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट दो तरह के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा वो होगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट। मेरी बात समझ आ रही है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो कौन से करंट की, जब बाय डिफॉल्ट हम जिस करंट की बात करेंगे वो कौन सा करंट होगा बताइए, कन्वेंशनल करंट। वो कौन सा करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हम लोग लेंगे। मेरी बात शायद समझ आ रही है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, फिर एक बार, आज शायद थोड़ा तेज हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे पढ़ाऊं। तो मैंने आज शुरू में क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन मैंने कराया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। और क्या होता है, क्यू चार्ज पर एफ फोर्स, तो एक पर एफ बाई क्यू न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट है। ये सारी चीजें मैंने करा दिया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो
डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है उस इलेक्ट्रॉन का वो जीरो होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कंडक्टर में तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वेलोसिटी होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसका वैल्यू बहुत कम होता है। उसके बाद करंट के बारे में पढ़ा है। करंट में हमने क्या बताया कि इसका ये यूनिट टाइम में जितना, मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द SI यूनिट इज कूलम पर सेकंड एम्पियर। इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, तब भी ये स्केलर क्वांटिटी है और ये टेंसर कहते हैं इसको। और जो हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं वो किसका डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो लेते हैं वो क्या होता है, ऑपोजिट टू दैट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें, इसकी बात करें इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली वो कन्वेंशनल करंट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट वो उसका ऑपोजिट। मेरी बात समझ आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही सही हमारा टॉपिक है, जिसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो है हमारा रेसिस्टेंस। इसको समझने के लिए आप ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। आपको नहीं समझ आएगा तो आप पूछ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इस रेसिस्टेंस को समझने के लिए अगर वो जस्ट R बराबर V/I आपने कभी ओम्स लॉ पढ़ा होगा, इसको अगर इस तरह से समझिएगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस मामले में लग रहा है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट। एक्चुअल में रेसिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना रेसिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप ठीक से समझें, फॉर्मूले में जो चीज़ देख लें वो उस पर डिपेंड करेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में आप कभी ये ना कहें कि कौन किस पर ध्यान लग रहा है ना, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको ठीक से समझने के लिए मैंने जितनी सारी चीज़ें कहा वो आप पढ़िए, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, लेकिन आपको जब बात समझ में ठीक से आने लगेगी तो बहुत मजा आएगा। आप जस्ट याद करने की कोशिश ना करें, आपको फीलिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फीलिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।